है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो यहाँ पर मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर हैं बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का, जो कि JKBOP कंडक्ट करता है। इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। सो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे क्या यहाँ पर पेपर पैटर्न एंड लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या है। सो यहाँ पर पर्टिकुलरली हम केमिस्ट्री सेक्शन की बात करेंगे और इसमें 60 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, लेवल क्या रहती है यहाँ पर एग्ज़ाम में। सो बेटर क्वालिटी के लिए यहाँ पर आप अपनी जो वीडियो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ करना, क्योंकि यहाँ पर ये पेपर इतना अच्छा नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है केमिस्ट्री सेक्शन का। यहाँ पर आप देख सकते हो, आइस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आइस किसकी एग्जाम्पल है? मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड है। यहाँ पर आप इजीली दो ऑप्शंस को कैंसिल कर सकते हो। आयनिक सॉलिड तो नहीं हो सकता है, मेटालिक सॉलिड भी नहीं हो सकता है, आइस। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर एंड कोवलेंट में आप यहाँ पर चूज़ करोगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, क्योंकि आपको पता है कि जो आइस होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में करते हैं और केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं आइस, और ये एग्जांपल है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड शो आइसोमेरिज्म विथ ईथर्स। इनमें यहाँ पर जो चार ऑप्शन हैं, कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आइसोमेरिज्म दिखाते हैं ईथर्स के साथ। ईथर्स की आपको फार्मूला पता है ROR। सो ये ईथर की फार्मूला है ROR। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन हैं अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स एंड एसिड्स। सो यहाँ पर आपको पता है कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो यहाँ पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं ईथर्स के साथ। सपोज़ यहाँ पर अगर मेरे पास है CH3CH2OH, ये मेरे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH। और अगर मेरे पास कोई ईथर है लाइक CH3OCH3, ये मेरे पास कोई ईथर है CH3OCH3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। इसमें भी आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ कार्बन्स दे सकते हो। अल्कोहल में 2 नंबर ऑफ़ कार्बन्स हैं, ईथर में भी यहाँ पर 2 कार्बन्स हैं। ऑक्सीजन की बात करें, अल्कोहल में यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ईथर में एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 + 2 = 5 + 1 = 6। सो अल्कोहल में 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पर ईथर में भी 6 ऑक्सीजन है। सो इस तरीके के जो आइसोमर्स होते हैं इनको हम फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं और इसको हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सो याद रखना, ईथर्स यहाँ पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं विथ अल्कोहल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CO इन दिस कॉम्प्लेक्स, डेट इज CONH3 6 टाइम्स, ओके, CONH3 6 टाइम्स 3+। सो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स हैं। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो sp3d है, sp3 है, sp3d2 है एंड d2sp3 हैं। यहाँ पर सिंपली आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, ना ही तो आपको यहाँ पर CO की, कोबाल्ट की, ना तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, ना तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। वो तो लंबा प्रोसीजर है, उतना आपको नहीं करना है। सिंपली आपको लिगेंड पे नज़र मारनी है। लिगेंड यहाँ पर NH3 है, डेट इज़ अमोनिया। और आपको पता है कि जो NH3 है, अमोनिया है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये यहाँ पर पियरिंग करता है कम्प्लेक्स में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पियरिंग करता है और पियरिंग की वजह से आपको पता है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं। जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो जो जो डी ऑर्बिटल होता है, जिसमें आपके यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स हैं, ओके, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर ये पेयरिंग करता है NH3, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और यहाँ पर D के 2 ऑर्बिटल्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडेशन रहती हैं वो रहती हैं D2sp3, क्योंकि सिंपली जब आपने लिगेंड पे नज़र मारी आपने देखा कि NH3 लिगेंड है और आपको पता है कि NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये पियरिंग कराता है। जब ये पियरिंग कराएगा तो आपके जो D ऑर्बिटल्स हैं इनमें आपके 2 ऑर्बिटल्स वेकेंट रहेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसी वजह से D2 आ गया। उसके बाद आपने देखा कि ये
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, 6 लिगेंड्स हैं। सो 2+1, एक तो s का ऑर्बिटल है और p के यहाँ पर 3 हैं। सो 3+1 इज़ 4 प्लस d के 2 ऑर्बिटल्स हैं 6। तो यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ये 6 ऑर्बिटल्स और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। फिर यहाँ पर ये अमोनिया से 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और इस तरीके से बॉन्डिंग होती हैं। ये आपकी VBT हो गई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। सो सिंपली अगर यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड होता लाइक फ्लोरीन होता जो कि वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होती, तो फिर हाइब्रिडेशन क्या होती, sp3d2। ओके, sp3d2। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस वजह से d2sp3 इसकी हाइब्रिडेशन हो गई। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 68, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स आर मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोटीन्स आपको पता है कि अमाइनो एसिड से बनते हैं। सो जो प्रोटीन्स होते हैं, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं। सो प्रोटीन्स किसके बनने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के। सो वी कैन से अमाइनो एसिड्स और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। सो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और प्रोटीन्स बनाते हैं, और ये जुड़ते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लड इज़ आइसोटोनिक विथ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ब्लड आइसोटोनिक होता है नॉर्मल सलाइन, अगर आपने सुना होगा, और वो क्या होता है, वो होता है 0.16 मोलर NaCl। जब आप 9 ग्राम्स को डिज़ोल्व करेंगे इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन और आप एक सोल्यूशन बनाओगे, उसको हम नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन कहते हैं, और उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 0.16 मोलर। ओके, 0.16 मोलर, क्योंकि आपको पता है कि जब आप मोलरिटी निकालते हो, m वो होता है बराबर WB/MB इंटू 1000/V। WB हो गया मास ऑफ सोल्यूट जो आप NaCl डिज़ोल्व करेंगे, MB हो गया मोलर मास ऑफ सोल्यूट, डेट इज़ मोलर मास ऑफ NaCl, इंटू 1000 हो गया 1000/V। वॉल्यूम आपको कितना बनाना है, 1 लीटर बनाना है, या सिंपली मोलरिटी m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, डेट इज NB/V, V इन लीटर्स। ये भी आप मोलरिटी इससे निकालते हो। सो नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन यही होता है आइसोटोनिक, किसके साथ, ब्लड के साथ। सो अगर आप एक यहाँ पर चैम्बर लोगे और यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में रखोगे और एक साइड से ब्लड रखोगे और एक साइड से नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन, जैसे मैंने बोला नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन आपका हो गया 0.16 मोलर NaCl। अगर आपको कोई कहता है कि नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन बनाओ, तो आपको क्या करना है, 0.16 मोलर NaCl सोल्यूशन बनाना है। सलाइन हो गया NaCl। सो आपको 9 ग्राम्स NaCl लेने हैं और वो डिज़ोल्व करने हैं इन 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। सो आपका नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन बनेगा, और यहाँ पर ये आइसोटोनिक होता है ब्लड के साथ। अगर आप एक साइड में ब्लड रखोगे, एक साइड में NaCl, तो ये एक दूसरे के साथ आइसोटोनिक हैं। यहाँ पर नो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, कोई मूवमेंट सॉल्वेंट की नहीं हो जाएगी, जैसे आपने पढ़ा होगा हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। ओके, सो इसी तरीके से आइसोटोनिक भी आपने पढ़ा होगा। सो ये तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पर आप देख सकते हो, इन ए ट्रिपल बॉन्ड कनेक्टिंग 2 एटम्स द नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इज़। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड सिंपली आप N ट्रिपल बॉन्ड N की एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि जो आपका नाइट्रोजन है इसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं बाय ट्रिपल बॉन्ड। सो यहाँ पर आप सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हो। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 + 2 = 6। सो एक ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स 2 एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं बाय 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो सिंपल क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीशीज़ और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हम उन स्पीशीज़ को कहते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन ए में N2 हैं। आपको पता है कि नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो 7 N2 हैं हमारे पास, सो 7 + 7 = 14, तो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद जो CO हैं, CO इसमें यहाँ पर कार्बन में आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन में 8, सो 8 + 6 = 14। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर N2 में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं और CO में भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ये 2 आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो,
पॉलीमर से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन पॉलीमर की एग्जाम्पल इनमें से कौन नहीं है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बेकेलाइट, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर हैं। टेरालीन, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है। नायलॉन 66, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर हैं। जो बूना एस हैं ये कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं हैं, ये बनता है थ्रू एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, दो मोनोमर्स आपस में ऐड होते हैं, आपस में जुड़ते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं, और यहाँ पर कुछ भी एलिमिनेट नहीं होता है। मगर जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है उसमें छोटे मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं, लाइक वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, वहाँ पर अमोनिया हो गया, सिंपल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में, जो कि आप उसकी एग्जांपल बेकेलाइट हैं, टेरालीन है, नायलॉन 66 हैं। लेकिन जो बूना एस हैं ये बनता है, बूना एस एक पॉलीमर है, ये बनता है थ्रू एडिशन पॉलीमराइजेशन। सिंपली दो मोनोमर्स ऐड होते हैं, इसमें आपका दो मोनोमर्स ऐड होते हैं और ये बूना एस बनता है। इसमें 1,3-ब्यूटाडाइइन एंड सिटाइरिन, ओके, 1,3-ब्यूटाडाइइन एंड सिटाइरिन ऐड होता है और आपका बूना एस पॉलीमर बनता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 यही आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बूना एस। बूना एस कैसे बनेगा, जैसे मैंने अभी बोला ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 1,3-ब्यूटाडाइइन प्लस सिटाइरिन ये आपस में जुड़ते हैं और बूना एस आपका बन जाता है पॉलीमर, ओके। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 74 देख सकते हो, ये भी इजी क्वेश्चन है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिएक्शन रेट्स एंड रिएक्शन मैकेनिज्म इज कॉल्ड, इसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आप रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हो और रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते हो, सो इसमें आपका केमिकल काइनेटिक्स आ जाएगा। आपकी रिएक्शन कितनी फास्ट जा रही हैं, कितनी जल्दी कंप्लीट हो रही हैं, कितना टाइम ले रही हैं, ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है जो कि आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हो। यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ एनर्जी चेंज इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, एनर्जी चेंज इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा, इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, ना कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। वही इसकी लिमिटेशन है थर्मोडायनेमिक्स की। नेक्स्ट यहाँ पर और एक इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज। N2 मॉलिक्यूल यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर आपको देखना है। ये केमिकल बॉन्डिंग MOT से क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें आप बॉन्ड ऑर्डर पढ़ते हो। जो N2 होता है इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ओके। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें 3 बॉन्ड्स होते हैं, जिसे मैंने पहले भी बोला, N2 मॉलिक्यूल 2 नाइट्रोजन एटम्स आपस में जुड़े होते हैं बाई 3 बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपके पास फार्मूला है, वो तो लंबा प्रोसीजर होगा। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। उसके बाद आपको जब आप ये फार्मूला अप्लाई करोगे, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। वो सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई बॉन्डिंग, लेकिन वो लंबा प्रोसीजर है। इसके लिए सिंपल सी एक ट्रिक है, आपको याद रखना है कि जिस किसी भी मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। जब आप 14 के बाद 15 आता है तो आपको 0.5 लेस करना है, तो इसके बाद 2.5 आ जाएगा। मीनिंग कि जिस मॉलिक्यूल में 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होगा। फिर 15 के बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा 16 में फिर आपको लेस 0.5 करना है तो 2 आ जाएगा। सो जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिस मॉलिक्यूल में उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो 14 से पहले 13 आता है, जिस मॉलिक्यूल में 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो 2.5 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको माइनस 0.5 करना है लेस ऊपर जब आप जाओगे, इसी तरीके से जब आप नीचे जाओगे। जैसे मैंने बोला जिस किसी मॉलिक्यूल में आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। N2 में आपके सिंपली 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। और ये आप देखा अभी कि N2 में 3 बॉन्ड्स होते हैं, सो बॉन्ड ऑर्डर इज़ 3।
यहाँ पर वो एक क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स से, यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ द रिएक्शन आर सेम। सो आपको पता है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होती हैं वो बराबर होती हैं के यानी रेट कांस्टेंट की। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ये आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आता है, क्योंकि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती हैं उसमें जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होती हैं वो डिपेंड नहीं करती हैं ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, वो डिपेंड नहीं करती हैं ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के, आप लिख सकते हो आर इज इक्वल टू के, ओके के सॉरी आर इज इक्वल टू जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं इन जनरल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ओके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसमें डिपेंड नहीं करता है ऑन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो जो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन है वो बराबर होती है रिएक्शन कांस्टेंट की। रिएक्शन कांस्टेंट आप के से डिनोट करते हो। उसके बाद और एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आपको पता है कि जो एंट्रोपी होती हैं जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एंट्रोपी हम एक फैक्टर लेते हैं जिससे हम डिफाइन करते हैं कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। अगर एंट्रोपी किसी सिस्टम की पॉजिटिव होती हैं, ओके एंट्रोपी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो हम कहते हैं कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हैं। अगर आपकी एंट्रोपी एस इज इक्वल टू जीरो, अगर एंट्रोपी जीरो निकली या चेंज इन एंट्रोपी, सिंपली चेंज इन, आपको पता है कि एंट्रोपी पाथ फंक्शन नहीं है, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, इसी वजह से हम चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, ये ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। सो हम चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं। अगर चेंज इन एंट्रोपी किसी भी प्रोसेस में जीरो है तो प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम। अगर चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस एंट्रोपी लेस देन जीरो है, मीन्स नेगेटिव है, अगर एंट्रोपी नेगेटिव है तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। और अगर आपकी एंट्रोपी यहाँ पर ग्रेटर देन ज़ीरो है, एंट्रोपी चेंज इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो आपकी जो प्रोसेस हैं वो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस हैं। स्पॉन्टेनियस मीनिंग कि इरिवर्सिबल हैं, खुद ब खुद हो जाएगी ये प्रोसेस। जैसे अगर आप एक पत्थर एक पहाड़ से नीचे की तरफ आपको इनिशिएट करोगे, एक पत्थर को आपने धक्का दिया, सिंपली इनिशिएट किया, वो खुद ब खुद चली जाएगी क्योंकि प्रोसेस डाउन द हिल है, ओके वो स्पॉन्टेनियस है, वो इरिवर्सिबल हैं, वो पत्थर खुद ब खुद वापस नहीं आ जाएगी, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती हैं उसके लिए एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होती हैं यानी ग्रेटर देन जीरो। सो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डेट इज डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स इज ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 87, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन K4MnCn6। यहाँ पर आप देख सकते हो एक कॉम्प्लेक्स है K4MnCn6। यहाँ पर सिंपली आपका सेंट्रल मेटल एटम मैग्नीज है, तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आप पहले निकालोगे, उसके बाद आप इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे। जो यहाँ पर आपका मैग्नीज हैं, आपको पता है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, आपको पता है जो 3D सीरीज़ हैं उसमें स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनाडियम है, क्रोमियम एंड मैग्नीज है। मैग्नीज आपका D5 सिस्टम है, ओके D5 सिस्टम है। तो यहाँ पर पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, आप यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे X-6, क्योंकि आपका साइनाइड यहाँ पर लिगेंड है, इस पर नेगेटिव चार्ज होती हैं, ये नेगेटिवली चार्जड लिगेंड है। तो X-6 इज इक्वल टू यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स हैं इस पे यहाँ पर जब जो काउंटर आयन है वो यहाँ पर पोटेशियम है K4, सो 4 टाइम्स K पॉजिटिव, तो इस पे आ जाएगा यहाँ पर 4 नेगेटिव, सो यहाँ पर -4 आ जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड। सो X इज इक्वल टू -4 + 6, सो इस पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। सो मैग्नीज पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और मैग्नीज मैंने आपको भी बोला कि D5 सिस्टम है, ओके D5S2, ओके D5S2 सिस्टम है। सो मैग्नीज पे यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, सो S के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं रहेंगे क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। सो ये D5 सिस्टम है। सो इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर, और आपको पता है कि जो D5 सिस्टम है यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, आप सिंपली सी ऑप्शन
को यहाँ पर टिक लगाओगे क्योंकि सी ऑप्शन में 5 हैं। आपने देखा कि ये D5 सिस्टम आ रहा है क्योंकि एस के 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हैं। सो आप इस पे यहाँ पर सी ऑप्शन लगाओगे। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है, जैसे मैंने इससे भी एक क्वेश्चन में बोला था कि यहाँ पर आपको लिगेंड देखना है। लिगेंड यहाँ पर साइनाइड है और मैंने यहाँ पर आपको बोला कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सो ये पियरिंग कराएगा D5 में। सो जब D5 में पियरिंग हो जाएगी, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा 1 2 3 4 D5 में जब पियरिंग हो जाएगी, क्योंकि मैंने इससे पहले बोला था एक क्वेश्चन में कि अमोनिया डेट्स NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जैसे NH3 पियरिंग कराता है कॉम्प्लेक्स में, उसी तरीके से जो साइनाइड है ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये भी पियरिंग कराएगा। सो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक ऑर्बिटल में, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक ऑर्बिटल में, उसके बाद और एक यहाँ पर हैं। सो इसमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे आपने सी को टिक मारी थी, मैंने भी मारी थी, लेकिन फिर जब मुझे साइनाइड पे यहाँ पर नज़र पड़ी ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये तो पेयरिंग कराएगा, तो यहाँ पर मेरे पास खाली एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ना कि ऑप्शन सी। सो इसमें एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग कराएगा। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो डी ब्लॉक से ही है, इसी सीरीज है 3D सीरीज से। यहाँ पर क्वेश्चन है हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट डेट क्रोमियम कैन एग्जिबिट इन इट्स कंपाउंड इज। आपको पता है स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनाडियम है, क्रोमियम है। सो क्रोमियम आपको पता है कि ग्रुप 6 में आता है, और आपको पता है कि 3D सीरीज़ की एक खासियत है, जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं वही इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सो क्रोमियम ग्रुप 6 से बिलोंग करता है तो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगी। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम व्हेन नो हीट इज अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो आपका क्यू क्या आ जाएगा 0। ओके, क्योंकि यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्यू आपका 0 है क्योंकि नो हीट इज अब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम कोई भी हीट अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है सराउंडिंग से। बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इज यहाँ पर जो वर्क वो सिस्टम पे हो रही हैं। सो आपको पता है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो आपका डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W हैं। सो Q यहाँ पर 0 है, इसका मतलब डेल्टा U आपका W के बराबर आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर आप देख सकते हो, मैक्सिमम कोवैलेंसी डेट नाइट्रोजन कैन एग्जिबिट इज। जो नाइट्रोजन आपका है, आपको पता है कि इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाइक अगर आप NH3 की एग्जाम्पल ले लोगे यहाँ पर NH3 तो NH3। सो आपने यहाँ पर देखा कि इस पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सो अमोनिया में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अमोनिया आप लो, उसके बाद आप यहाँ पर RNH2 ले सकते हो, प्राइमरी अमाइन, R2NH आप ले सकते हो, सेकेंडरी अमाइन R3N आप ले सकते हो, टर्शरी अमाइन। तो सभी पे यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो देखोगे नाइट्रोजन में, क्योंकि इसमें यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। सो यूजुअली यहाँ पर ये न्यूट्रल है NH3, लेकिन जब ये और एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बेसिक है, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये और एक प्रोटॉन यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैक्सिमम ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। सो मैक्सिमम इसकी कोवैलेंसी है वो 4 हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड कैन बी एक्सप्लेन बाय। सो ये एप्लीकेशन है लिचट लेयर प्रिंसिपल की, जो आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो। और आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और फिर जो ये ट्रांसपोर्ट इसको हीमोग्लोबिन करता है, जो कि जिसमें आयरन होता है, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और यही टिश्यूज़ पे फिर इसको ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन। और ये एप्लीकेशन है लिचट क्लियर प्रिंसिपल की। यहाँ पर और एक क्वेश्चन आप देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन सभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी शुगर इन काउज मिल्क। आपको पता है कि जो गाय दूध देती हैं उसमें लैक्टोज शुगर पाया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। IUPAC नॉमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4। सो 4 यहाँ पर आपके जो पेरेंट चेन है, जो लॉन्गेस्ट चेन आपको ढूंढनी है, उसमें 4 कार्बन्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरे नंबर पर ब्रोमीन है और तीसरे नंबर पर आपका मिथाइल ग्रुप है। सो आप यहाँ पर आप देख सकते हो
क्या आ जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है 1 2 3 4, और दूसरे नंबर पे यहाँ पर ब्रोमीन है और तीसरे नंबर पर यहाँ पर मिथाइल हैं। सो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ढूंढनी है, ये आप खुद निकालोगे। सल्फर, इसका एटॉमिक नंबर आई थिंक 16 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी खुद निकालना। यहाँ पर आप देख सकते हो, आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 118। सो 118 ये आपका आ जाएगा जो आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान एंड रेडॉन, जो आपका नोबल गैसेस हैं। तो इसी के नीचे आ जाएगा नोबल गैसेस, और इसका जो नाम है वो ऑप्शन बी है, ऑर्गेनेसन। ये याद रखना, थ्योरेटिकल ही क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद सोडियम इन डाई ईथर गोज थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ। जो आप अल्केन्स बनाते हो अल्काइल हैलाइड से, ओके, अल्काइल हैलाइड से जो आप अल्केन्स बनाते हो, जब आप रिएक्शन करते हो अल्काइल हैलाइड्स की सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर, और आप इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हो, वुट्स रिएक्शन। ओके, वुट्स रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका आर आर बन जाएगा और ट्वाइस NaX निकल जाएगा। सो यहाँ पर आपका अल्केन बन गया। सो जो ये वुट्स रिएक्शन है, जब आप इसका मैकेनिज्म पढ़ते हो, इसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो आपका यहाँ पर कौन सा इंटरमीडिएट होता है, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होता है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट लास्ट के 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई। एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस, जो एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस वो 4 होती हैं। ओके, कितनी, 4 होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ये कॉम्प्लेक्स दिया है क्वेश्चन में, इसका जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 5.9 है। कितना, 5.9। हमें इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने हैं। सो 5.9, इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 5 होते हैं। ओके, आपको यहाँ पर क्या देखना है कि सपोज अगर आपको मैग्नेटिक मूवमेंट 4 पॉइंट समथिंग है, ओके, 4 पॉइंट समथिंग, तो अगर आपको बोला गया है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलो, तो आपको 4 सिंपल, ये ट्रिक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स इसने दिया है और बोला है कि इसमें 2 पॉइंट समथिंग इसका मैग्नेटिक मूवमेंट है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे। जैसे यहाँ पर 5.9 था तो 5 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर 3 पॉइंट समथिंग होगा तो 3 होंगे, अगर 4 पॉइंट समथिंग होगा तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इसके लिए ट्रिक है। सो हमने यहाँ पर केमिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस किया, इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में भी हम केमिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लेकिन 2021 जो सेशन में पेपर आया था उसी का हम डिस्कशन करेंगे। सो ये जो पेपर था ये 2020 सेशन का था।